Okay, so we are going to start your tier 2 class 1. ये क्लास 1 ही है, पिछले वाली सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थी। ये आपकी क्लास 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए एस्से। आप में से पहले एस्से किन लोगों ने लिखा हुआ है, या बेसिक जानकारी है कि एस्से क्या होता है? केवल 2 लोगों ने। चलिए, तो लेकिन फिर भी डेस्क्रिप्टिव दिया था जे का। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि बेसिक जानकारी है कि एस्से क्या होता है। यस सर। वो तो शायद जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा हो, वो तो वैसे भी पता होगा। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही लिखा हो आपने। ठीक है, तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के एस्से की। बस आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश ये रहेगी, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था, कि जो मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है बाकी टीचर्स से अलग हो, लेकिन वेल प्रूवन है। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑफिसर्स ऑलरेडी हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ये लगे कि नहीं, ये चीज़ वो नहीं है जो हमने पढ़ी है या किसी और ने पढ़ाई है, तो आप अपने बाद में डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या आए तो जब हम ये क्लास खत्म करके रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे। रिकॉर्डिंग ज़्यादा देर की नहीं होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग हम करेंगे, जबकि क्लास हमारी 1-1.5 घंटा चलेगी, ताकि आप लोगों का डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो सके। क्लियर है? तो हम उस पर बात कर लेंगे बाद में। तो एक छोटी सी बात ये रहेगी कि जो पहले सीख रखा है उसे थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दीजिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। प्लीज कैमरा सभी ऑन रखेंगे, कोई बंद नहीं करेगा। बहुत कम लोग हैं, ये अच्छी बात है कि डेडिकेटेड लोग ही आए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं ऐसे, जैसे हिंदी में कहते हैं निबंध। तो जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि याद रखना कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम सोच रहे हैं, जो सोचकर हम अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द बोलने के बाद वही विचार सामने वाले के मस्तिष्क में आने चाहिए, दिमाग में आने चाहिए। इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर वो साफ साफ विचार सामने वाले के दिमाग में नहीं आ रहे, मस्तिष्क में नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो डायरेक्शंस में चलता है। अरे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, तो कम्युनिकेशन या तो इसकी तरफ से इस तरफ चलेगा, या इसकी तरफ से इस तरफ चलेगा, है ना? या तो आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे या ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अगर दो व्यक्ति हैं। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ कम्युनिकेशन जा रहा है, तो हम उसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ही दिशा में चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर। अगर ये व्यक्ति भी इनसे कम्युनिकेशन करे वापसी में, तो ये हो जाएगा बाई डायरेक्शन। ठीक है। जब दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा। अब इसके अलावा होता है कि एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से कम्युनिकेट कर रहा हो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे कम्युनिकेट कर रहा हो। जैसे अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या आप सब सुन रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल, या मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, या ब्रॉडकास्टिंग। वर्ड सुना है ब्रॉडकास्टिंग? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप सभी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन जब आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा तो वो सिर्फ बाई डायरेक्शनल होगा। तो आप समझ गए कि कम्युनिकेशन एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ चलता है, जिसे हम यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल कहते हैं। तो कम्युनिकेशन जब दिशाओं में चलेगा तो वो दो व्यक्तियों के बीच इस दाएं से बाएं भी चल सकता है या फिर ऊपर से नीचे भी, समझे? ऊपर से नीचे भी चल सकता है। अब व्यक्ति तो दाएं से बाएं होते हैं, ऊपर से नीचे तो नहीं होते, होते हैं व्यक्ति ऊपर से नीचे। यस, होते हैं। जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में हायरार्की। हायरार्की सुनिए कि आपका कोई सीनियर होता है, आपका कोई जूनियर होता है, एक हायरार्की होती है। जैसे आपके डिपार्टमेंट में जिसमें आप जाने वाले हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, आईबी अगर मैं उसी में समझाऊं तो आपका जो एक सबसे लोएस्ट रैंक है वो है एसए, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एसएसए, सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट। फिर आपका है JIO 2, फिर आपका है JIO 1, फिर आपका है ACIO 2, फिर है ACIO 1, फिर है DCIO, समझ रहे हो? फिर उसके आप ऊपर है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके ऊपर है आपका डेप्यूटी डायरेक्टर। ये आपकी एक हायरार्की है, समझे? अगर आईबी की टर्म्स आपको समझ में नहीं आती तो हम चलिए पुलिस टर्म्स में बात करते हैं। पुलिस टर्म्स सबको समझ में आती है। पुलिस हायरार्की क्या होती है? सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, उसके ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर होता है एएसआई, उसके ऊपर आता है एसआई, उसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है डीवाईएसपी, डीएसपी, उसके ऊपर होता है आपका एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी एंड डीजी। यहाँ पे बीच में दो चार रैंक आ जाती हैं, जैसे कि एसडीजी, एडीडीजी, ये आ जाती हैं, लेकिन इनको हम काउंट नहीं करते। ये हायरार्की समझ में आई कि भाई रैंक में एक हायरार्की होती है। तो जब ये हायरार्की चलती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो इनमें कम्युनिकेशन भी होता होगा। अरे जो डीआईजी हैं वो इंस्पेक्टर साहब से भी बात करते होंगे, सब इंस्पेक्टर साहब भी सबसे बात करते होंगे, है ना? और ये लोग भी ऊपर बात करते होंगे। भाई कम्युनिकेशन तो होता होगा, तभी तो डिपार्टमेंट चलता है। डायरेक्ट तो नहीं चलता कि सबकी अपनी मर्जी में जो मन आया कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। सब आपस में कम्युनिकेट जरूर करते होंगे। तो यहाँ जो डायरेक्शन होती है वो या तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है कम्युनिकेशन की, या नीचे से ऊपर की तरफ। अब जैसे बहुत सारे एसपी हैं, भाई हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी है, एसपी 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 एसपी। जब ये आपस में बात करेंगे जो कि सेम लेवल पे है, तो वो दाएं से बाएं हम मान सकते हैं। लेकिन जब हायरार्की में बात करेंगे तो सिर्फ ऊपर से नीचे होगा। तो जब हम अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं वो तो सिंपल कम्युनिकेशन है, हम उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? जब जो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ चलता है हायरार्की में, उसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन डायरेक्शन। टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ। जब नीचे से ऊपर चलता है तो हम उसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच या फिर कम्युनिकेशन। समझे? बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रोफेशनल स्टडीज नहीं की हैं उन्हें समझानी पड़ेगी। जिन लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं उन्होंने शायद ये कम्युनिकेशन में पढ़ा भी हो, क्योंकि उनके में कम्युनिकेशन एज ए सब्जेक्ट भी आता है। जैसे आपने अगर बीटेक किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, तो उसमें कम्युनिकेशन एज ए सब्जेक्ट भी आता है। तो टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अब यहां से बात आएगी आपके एस्से की। अभी इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जब
बॉटम अप अप्रोच होगी, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच होगी, यानी कांस्टेबल से कम्युनिकेशन डीजी की तरफ जा रहा होगा। तो क्या ये कम्युनिकेशन एक्सप्लेनेटरी होगा या ये कंसाइज होगा? आप लोग मुझे बताएं, ये कंसाइज कम्युनिकेशन होगा या एक्सप्लेनेटरी होगा? एक्सप्लेनेटरी होगा। सर एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी होगा, यानी कांस्टेबल साहब डीजी साहब को समझाएंगे। आप ऐसा कह रहे हैं? अच्छा चलिए, कांस्टेबल साहब मतलब ने एक लेटर लिखा, कांस्टेबल साहब ने एक लेटर लिखा 4-5 पेज का, बीच में गया सब इंस्पेक्टर साहब को, वो उसे छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे? छोटा छोटा करेंगे। करेंगे। और वो जब सब इंस्पेक्टर साहब से वो डीएसपी साहब के पास जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो तो वो कंसाइज हो एडीजी जाएगा। कंसाइज हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेटरी कैसे हुआ? मतलब सर अगर कोई केस के बारे में बताना है तो जो नीचे जो है कांस्टेबल वो तो एक्सप्लेन तो करेगा ना, मतलब लेटर भी लिखेगा तो थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इन दी हायरार्की हम ये मानते हैं कि बेसिक टर्म्स या बेसिक चीजें ऑलरेडी ऑफिसर्स को पता होती है। इसी को हम कहते हैं, जो कंसाइज यहाँ पे आप लोगों का ये कम्युनिकेशन है, इसे हम कहते हैं रिपोर्ट या रिपोर्टिंग। अब रिपोर्ट जितना ऊपर की तरफ जाएगी हायरार्की में उतनी छोटी होती जाती है। यानी कि अगर आपने 10 पेज की कोई रिपोर्ट दाखिल की है तो वो हर लेवल पे जाके उसका लगभग लगभग 1 पेज कम हो जाएगा, और हो सकता है कि डीजी साहब तक तो वर्बली ही पहुंचे, वो रिपोर्ट बचे ही ना, बस वर्बली रिपोर्ट हो जाए। तो हायरार्की में जब बॉटम अप चल रहा होता है तो एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, कंसाइज होता है। क्यों? क्योंकि हम बेसिक चीजें उसमें इंक्लूड या एक्सप्लेन नहीं करते। इंक्लूड भी कर देंगे तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, जब डीजी साहब कांस्टेबल साहब को कुछ लिखेंगे तो वो कैसा होगा? एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी होगा, और वो हर लेवल पे और ज्यादा एक्सप्लेन होता चला जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम ये मानेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमसे नीचे लेवल वाले को उस मुद्दे की पूरी जानकारी हो, तो हमें पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, और साथ ही वो पूरे तरीके से क्लियर, एक क्लियर कट मैसेज देना होगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे आप लोगों ने कोई गवर्नमेंट लेटर्स पढ़े हों जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए जारी किए जाते हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे कि उनमें से एक बहुत ही आम लेटर होता है छुट्टी का, है ना, कि भाई किसी दिन की अगर छुट्टी दे दी जाए, जैसे मान लीजिए कि आज करवा चौथ है, तभी आप लोगों को मुबारकबाद। वैसे बेरोजगारों का क्या ही करवा चौथ, और फिर भी मुबारकबाद। तो अगर आज की सरकार को छुट्टी करनी है अपना डिपार्टमेंट, तो वो क्या करेंगे? क्या वो बोल देंगे कि एक लेटर आ जाएगा सीधा सीधा जिसके पेज पे लिखा हुआ होगा कि आज छुट्टी है? कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं लिख सकते कि टुडे इज हॉलीडे? बताइए भाई, क्यों नहीं लिख सकते कि टुडे इज हॉलीडे? सर फॉर्मल वे क्योंकि नहीं है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। नहीं, फॉर्मल में क्या दिक्कत है? इस लाइन में कहाँ कैजुअलिटी आ गई? टॉप डाउन अप्रोच में सर, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर से आ रहा है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2-4-5 लाइन। क्यों एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बट मतलब क्यों छुट्टी है, पड़ेगा। क्या रीजन है Exactly. वैसे। सर गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं इसलिए। नहीं, प्रोसीजर वगैरह तो ठीक है। माइक बंद कर दीजिए, फैन की आवाज आ रही है।
वो तो ठीक है, लेकिन हमें एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि कहीं वो वर्ड मिसअंडरस्टूड ना हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे यानी आज, तो यानी मैं जिस दिन भी इस लेटर को पढ़ूंगा मैं तो उस दिन की छुट्टी मानूंगा, है ना। भाई मैं कल पढ़ूंगा, मैं कह दूंगा आज की छुट्टी। तो हमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टुडे यानी कि आज, दिनांक क्या तारीख है भैया, 10 तारीख मान लेते हैं, 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि भी लिखेंगे जो भी आज की होगी, आज चौथ है तो चतुर्दशी, वो सॉरी चौथ यानी कि चतुर्थी। आज को भी हम इतनी, यानी जो हमने सिर्फ आज लिखा था हमें उसे भी इतना बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसके उपलक्ष्य में छुट्टी है वो पूरा बताना पड़ेगा, यानी कि हम पूरा एक्सप्लेन करके देंगे कि एक भी वर्ड मिसअंडरस्टूड ना हो जाए, कल को आगे आप ये ना बोलो कि आपका ऑर्डर क्लियर नहीं था। लेकिन जब आप उन्हें लिख रहे होंगे तो आप बोल देंगे मेरी बहन की शादी है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इस तारीख से इस तारीख तक, और वो जब ऊपर तक पहुंचेगी तो रह जाएगी कि डिमांड है कांस्टेबल की 2 दिन की छुट्टी की, कोई रीजन वगैरह कुछ नहीं लिखते। समझ रहे हो, यानी कि जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो कंसाइज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज, कहीं भी कोई वर्ड मिसअंडरस्टूड ना हो जाए। क्लियर हुई ये चीज? यस तो सर। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में जो हायरार्की में लोअर है उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा, उसे ऑर्डर बिल्कुल क्लियर देने पड़ेंगे। अब ये सारी जो रामायण इतनी लंबी बता दी, इसका आप लोगों से क्या लेना देना? इसका लेना देना ये है दोस्त कि जब भी हम एस्से लिखेंगे तो एस्से एक्सप्लेनेटरी नेचर होता है। अब आपको पता है कि एक्सप्लेनेटरी नेचर क्या होता है, एस्से होता है एक्सप्लेनेटरी नेचर। और हम हमेशा ये मानते हैं कि पढ़ने वाला हमसे जूनियर है या हमसे एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में, हायरार्की में कम है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हम एक एक वर्ड को उसे एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि भैया हम ये कहना चाहते हैं। समझे ऐसे का मतलब? तो ये कम्युनिकेशन होता है ऐसे। कैसा कम्युनिकेशन होता है? रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। किस डायरेक्शन में होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ चलता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। और टॉप डाउन अप्रोच पे होता है, यानी एक्सप्लेनेटरी होता है। यानी सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तीनों चीजें समझ में आ गई? अब समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसे एंड एन आंसर। ये बहुत जरूरी चीज है आप लोगों को समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ए एसे एंड ए आंसर। अश्विनी मिश्रा जी कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज लीव कर जाएगी, आपकी मर्जी है। हाँ तो वही एसे, मैंने सारी इतनी लंबी आप लोगों को रामायण बताई कि एसे एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, और वो भी 360 एक्सप्लेनेटरी होता है, यानी एक एक टर्म
एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमसे शायद पूछी भी नहीं गई, जबकि आंसर डिमांड फोकस्ड होता है। आंसर डिमांड फोकस्ड होता है। अब ये क्या होता है, जब मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास लूंगा लॉन्ग आंसर पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड फोकस्ड होना क्या होता है और कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम आप बात सिर्फ ऐसे पे करेंगे। अब यहां से एक वर्ड निकल के आया कि एक्सप्लेनेटरी 360 डिग्री, यानी कि पूरा का पूरा। साहब ऐसे नहीं मानेंगे, चलिए बाहर जाइए। चलिए 360 का यहाँ पे मतलब क्या है? 360 का मतलब है कि हम उन क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे जो क्वेश्चंस हमसे पूछे नहीं गए हैं इन द डायरेक्ट वे। जबकि लॉन्ग आंसर्स में हमें हमसे जो डायरेक्ट डिमांड की गई थी हम सिर्फ वही लिखेंगे। डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया मतलब, जैसे एक टॉपिक आ गया, ऐसे का टॉपिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया ये स्टेटमेंट आ गई, इसके ऊपर आप लोगों को ऐसे लिखना। क्लियर है? क्या लिखना है? कोई डिमांड आई? डिमांड कैसे क्रिएट होती? फिर डिमांड के साथ लिख देते, यहाँ पे लिख देते हम ऐड करके डिमांड नंबर 1 प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो डिमांड क्रिएट हो गई कि भाई हमें प्रॉब्लम्स लिखनी है। दूसरी डिमांड क्रिएट कर देते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, एक और डिमांड क्रिएट हो गई। तीसरी लिख दो एग्रीकल्चर इन इंडिया, यहां पे हम ऐड कर देंगे इज आउटडेटेड प्रूफ। ये प्रूफ का क्वेश्चन टैग लग गया, डिमांड क्रिएट हो गई। लेकिन कोई भी डिमांड दी नहीं गई है, सिर्फ एक स्टेटमेंट देके छोड़ दी गई है। और ऐसे में इवन डिमांड भी दे दे, यहां पे अगर लिख भी दे प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, तो भी हमें बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे है, हमें एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो भैया कैसे करेंगे एक्सप्लेन? अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात आती है, जो कि एक मार्केट में हवा बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में नहीं लिखा आपने, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया आपने, तो मैं आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल साफ साफ कह देता हूं, हो सकता है एक बाकी टीचर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो। देयर इज नो फॉर्मेट ऑफ ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता। ऐसे का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, ऐसे का होता है फ्लो। ऐसे का फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ फ्लो होता है। फॉर्मेट मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो बस फ्लो से बना हुआ है। और ये नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी टीचर ने या किसी प्राइवेट टीचर ने या किसी गवर्नमेंट टीचर ने इस चीज को बोल दिया कि फॉर्मेट ये है फॉर्मेट वो है। मैं ये बात आपको कम से कम 500 ऐसे पढ़ने के बाद बोल रहा हूं, वो भी उन लोगों के जो इसके लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सुना है? और ऐसे बहुत सारे राइटर्स को मैंने पढ़ा, समझा, जाना, और हमेशा एक ही बात समझ में आई कि ऐसे का फॉर्मेट किसी ने फॉलो है।
ऐसे का कोई फॉर्मेट ही नहीं, ऐसे में सिर्फ फ्लो था। अब बताइए, तो कोचिंग्स के टीचर, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, मैं या कोई भी, भाई इनके सामने तो कुछ नहीं है। जो टैगोर है और बाकी जो राइटर्स हैं उनके सामने तो हम कुछ नहीं है। तो अगर वहां नहीं है तो यहाँ जबरदस्ती क्यों करना कि हम तो फॉर्मेट पे ही करें। तो देयर इज नो फॉर्मेट ऑफ इट। हाँ, कुछ चीजें जो वहां से जानी, जैसे ऐसे में कभी भी पॉइंट्स नहीं होते, पॉइंट्स आंसर में होते हैं, हेडिंग्स नहीं होती, यही फॉर्मेट है वो। हेडिंग्स नहीं होती, पॉइंट्स नहीं होते, हेडिंग्स नहीं होती, डायग्राम्स नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। मैक्सिमम केसेस में बोल रहा हूँ, एक आदमी किसी ने यूज कर लिया हो तो कर लिया हो, मैक्सिमम केसेस में पैराग्राफ स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है। समझे? वापस आते हैं फॉर्मेट वाली चीज। अरे उतारो मत इन सब चीजों, उतारने की चीज नहीं, समझने की चीज है। इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि आप इन्हें उतारने बैठे, समझने की चीज है। तो ऐसे 360 एक्सप्लेनेशन, 360 एक्सप्लेनेशन का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट, क्या। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? व्हाट इज द टॉपिक, मीन। टॉपिक का मतलब क्या है? टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने ऊपर ऐसे लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, है ना? यानी परिचय, हिंदी में परिचय। परिचय किसका जवाब देता है? किस सवाल का जवाब देता है कि टॉपिक क्या है? दूसरा वाई, वाई यानी टॉपिक क्यों है? वाई इज द टॉपिक बीइंग आस्क्ड, हमसे ये टॉपिक क्यों पूछा जा रहा है? अरे भाई, अगर हमसे ऐसे पे कोई टॉपिक पूछा गया है, इवन आंसर पे कोई टॉपिक पूछा गया है, तो कोई रीजन होगा। हवा में से उठ के तो नहीं आया क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में कुछ आया होगा, करंट न्यूज में कोई घटना घटित हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, घटित हुआ है कि वो टॉपिक हमसे पूछा गया है। ये अदर देन सिविल्स बोल रहा हूँ मैं, सिविल्स का थोड़ा अलग होता है। सिविल्स में चीजें अलग हो जाती है, वहां पे 1200 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ये 500 वर्ड तक के ऐसे की बात कर रहा हूँ, वो भी सिक्योरिटी एग्जाम के, चाहे वो आपका CAPF हो या IB हो या सिक्योरिटी एग्जाम में कोई भी, सिर्फ उनकी बातें कर। क्लियर? इसके बाद करंट सिचुएशन, अभी टॉपिक की क्या चल रही है, करंट सिचुएशन टॉपिक की क्या चल रही है, आपको वो बतानी होती है। उसके बाद करंट सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई, एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है हाउ। जो करंट सिचुएशन बनी है ये कैसे बनी है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। रीजंस बिहाइंड द सिचुएशन। इसके बाद सिचुएशन बन तो गई, खत्म क्यों नहीं हो रही, व्हाट आर द इश्यूज।
अब ये सारी बातें एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। व्हाट आर दी इश्यूज। इसके बाद इश्यूज या प्रॉब्लम्स आप यहाँ लिख सकते हैं। इम्पैक्ट, ये सिचुएशन के इम्पैक्ट क्या है। इसके बाद गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन होगी गवर्नमेंट उसे हैंडल कर रही होगी, कैसे उसे गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, या गवर्नमेंट ओरिएंटेड सोल्यूशन। गवर्नमेंट ओरिएंटेड सोल्यूशन। इसके बाद कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। दोनों चीजें अलग अलग होती है, कंक्लूजन अलग होता है, वे फॉरवर्ड अलग होता है। कंक्लूजन कहाँ होता है, कंक्लूजन होता है बहस में, यानी आर्ग्यूमेंट में, बहस में। वे फॉरवर्ड कहाँ होता है, समस्या में या प्रॉब्लम में। अरे जब आप लोगों की चीज से डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, तो लास्ट में क्या करते हो, कंक्लूड कंक्लूड करते हो ना लास्ट में। और जब मैं आपसे किसी समस्या पे बात करता हूं तो लास्ट में आप क्या कहते हो कि आगे क्या होगा, आगे की राह, यानी वे फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है आगे की राह, कि आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वे फॉरवर्ड। अगर समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे मैं आप लोगों से एक टॉपिक पूछता हूं यहाँ पे, कैपिटल पनिशमेंट is not relevant to reduction of crime। ठीक है, कि कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ क्राइम। भैया जो फांसी की या मौत की सजा है, हम तो फांसी की कह देते हैं, वैसे मौत की सजा है, जो मौत की सजा है उसका क्राइम रिडक्शन से या क्राइम को कम करने से या अपराध को कम करने से कोई लेना देना नहीं है। बताओ क्या आएगा, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन आएगा सर। क्यों। आर्गुमेंट जनरेट हो रहा है सर against the आर्गुमेंटेड question। टाइप ऐसे, मैं वो क्योंकि सीख कुछ गए लोगों आप का लोग। मानना होगा कि ये नहीं होना चाहिए और कुछ का होगा कि हाँ ये होना चाहिए, तो आर्गुमेंट है। आर्ग्यूमेंट तो सीख गए आप लोग। अब दूसरा मैं बोल देता हूं यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन। जो टॉपिक दे दिया मैंने, सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, क्या आएगा, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड होगा सर। वे फॉरवर्ड यानी हम आगे की राह बताएंगे कि भैया क्या कर लो आगे बेहतर हो जाएगा, है ना। तो सीख गए आप लोग, कहाँ कंक्लूजन है, कहाँ वे फॉरवर्ड है। बहुत इजी था, ऐसे ही पूरा टॉपिक इजी हो जाए। बस आप लोगों को पैराग्राफ टू पैराग्राफ, हेडिंग टू हेडिंग कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर करना है। समझे बंधु। और ऐसे समझ में क्या होता है, बहुत बढ़िया। चलो भाई टॉपिक वापस पकड़ते हैं अपना। इधर लिखेंगे अब हम,
एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि व्हाट इज द टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक, इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन देने के तरीके, देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज जिनमें आप इंट्रोडक्शन किसी का दे सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साथ वाले का इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप बेसिक भी दे सकते हैं कि देखो जी ये एक मानव प्रजाति का इंसान है और इनके पापा का नाम ये है, ठीक है, आप ये दे सकते हो। दूसरा आप क्या कहोगे, ये मेरी मौसी का बेटा है, ठीक है। तीसरा आप क्या कहोगे कि वैसे तो दुनिया में बहुत से मानव हैं, उनमें से एक ये भी है। तो आप शुरू कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक चीजें सीखने आए हैं, कैसे उस चीज को बेसिकली क्लियर करेंगे। तो आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही शुरू करें, शुरू करने के 1000 तरीके, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन सिविल्स में जाएं तो वो और भी ज्यादा हो जाता है कि आप एनाडॉक से शुरू करो, स्टोरी से शुरू करो, ये सब। बट मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ट्रिक देके चले जाता हूँ, जिसे ट्रिक भी कह सकते हैं आप, कि आपको काम आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है और दिमाग नहीं ज्यादा इस्तेमाल करना है। हाँ, ये वर्ड बता रहा हूँ, दिमाग नहीं ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, इसका मतलब है कि अपने हाथ को इतना प्रैक्टिस में ले आना है कि दिमाग को सोचने की जरूरत ना पड़े। टॉपिक देखे और लिखना शुरू करो। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप दो चीजें पहचान लो कि क्या टॉपिक का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा हिस्ट्री से शुरू करो, ठीक है। कितनी बड़ी हिस्ट्री है एग्रीकल्चर इन इंडिया, हमारे यहाँ तो चली आ रही है कब से, वैसे तो बहुत पहले चली आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला ही आ रहा है ना एग्रीकल्चर। हमारे पास हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका, वो हम ला सकते हैं। बट अगर ना हो तो हम क्या देखते हैं, क्या जो कीवर्ड है, जैसे कीवर्ड क्या है इसमें, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। कीवर्ड जो हम देखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर है और इन इंडिया है, दो कीवर्ड आ रहे हैं, इंडिया और एग्रीकल्चर। तो क्या कोई भी कीवर्ड साइंटिफिक डेफिनेशन होल्ड करता है? क्या कोई भी कीवर्ड साइंटिफिक डेफिनेशन होल्ड करता है? जैसे एक तरफ कीवर्ड आ जाए चेयर यानी कि कुर्सी, ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों में से कौन सा साइंटिफिक डेफिनेशन होल्ड करता है? यही सर। एआई। सो टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, हम एआई को डिफाइन कर सकते हैं कि एआई क्या होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन है उसकी। तो ये जो दो मेजर तरीके हैं आपके, ये लगभग लगभग आपके हर एसए पे चल जाता है। या तो आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लो, लगभग हर चीज का होता है, और अगर कोई बिल्कुल ही नई चीज है, साइंटिफिक चीज है, तो हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को भी लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा तरीके बहुत हैं, आप न्यूज से शुरू कर लो, करंट अफेयर से शुरू कर लो, वो लास्ट में कब आई थी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको फ्लो में भी रखेंगे। अभी बताऊंगा आगे फ्लो क्या होता है, समझे? चलो इंट्रोडक्शन खत्म। टॉपिक हमसे पूछा क्यों गया है, वाई का आंसर करो। टॉपिक हमसे पूछा क्यों गया है? कोई रिसेंट में ऐसी घटना दुर्घटना हुई होगी, या तो घटना हो या दुर्घटना हो। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, घटना मतलब इंसिडेंट, जिसके कारण वो टॉपिक पूछा गया है। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, तो कोई भी लॉ जो अभी पास हुआ हो, या फार्मर सुसाइड, या ट्रेड में अभी आ रहा था कि हम अपने डेयरी सेक्टर में नहीं आने देंगे दूसरों के ट्रेड को, बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, आप किसी एक का भी जिक्र कर सकते हैं।
लिख देंगे रिसेंटली वी हैव सीन a tussle between India and USA over the agricultural trade. While USA is trying to infiltrate our agricultural trade market, the India resisted it. ठीक है, तो हम वो कहीं भी लिख सकते हैं, जो भी न्यूज जो भी समझ में आपके आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये टॉपिक लगभग हमसे क्यों पूछा जा रहा है, इसे हम लिंकिंग वगैरह बोलते हैं कि हम बता रहे हैं कि हमें टॉपिक की हिस्ट्री भी पता है और टॉपिक में अभी जस्ट क्या हुआ है वो भी पता है। ठीक है, तो आप कोई भी जो भी आपके दिमाग में आए, बस मेजर होना चाहिए इशू, आपको लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन बॉडी पे। करंट सिचुएशन क्या है एग्रीकल्चर की, भारत में करंट सिचुएशन क्या है, तो यहां पे आप क्या डालेंगे, जो भी आपके पास होगा डेटा, कि कितना लैंड हमारा एग्रीकल्चर के अंदर आता है, कितने लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, हमारी फूड सेल्फ सफिशिएंसी क्या है। तो जो भी आपके पास एग्रीकल्चर का डेटा होगा वो सारा डेटा कहां आएगा, मेन बॉडी में, खासकर पैराग्राफ 1 में। क्लियर है? तो अगर आपको ये पता है कि क्या डेटा है, एक दो डेटा आपके पास है, तो आप वो यहां लिखेंगे। फिर मैंने क्या बताया था नेक्स्ट, कि ये सिचुएशन क्यों बनी, वो प्रॉब्लम वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो हमारे एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है भाई, जब हम डेटा दे रहे होंगे तो हम बताएंगे कि हमारी यील्ड कम है और हमारा ट्रेड कम है, कंजप्शन ज्यादा है, वो हम डेटा दे रहे होंगे, तो हम बताएंगे कि वो सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई, प्रॉब्लम क्या है हमारे एग्रीकल्चर के साथ, प्रॉब्लम विद अवर एग्रीकल्चर। क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि लो लैंड होल्डिंग्स है, बाइफरकेटेड लैंड है, टेक्नोलॉजी कम है क्योंकि छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, मॉनसून डिपेंडेंट है मैक्सिमम केसेस में हमारा एग्रीकल्चर, ज्यादा जगह पे अभी हमारे यहाँ जो इरिगेशन सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे जो कि कहलाते हैं प्रॉब्लम। फिर इम्पैक्ट या इश्यूज, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे, जैसे कि हमारे यहाँ खत्म ना करने का एक रीजन है कि ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर चलता है। हमारे जो फार्मर्स है, क्योंकि वो छोटे फार्मर्स हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, समझ रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते मतलब वो नई फसलों को, नई चीजों को ट्राई करने से थोड़ा पीछे हटते हैं, क्योंकि वो समझते हैं क्योंकि वो 2-4-10 बीघे जमीन है, अगर उसमें भी खेती ढंग से ना हुई तो परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाए। भाई जो बड़े फार्मर्स हैं 150, 200, 250, 300, 1000 बीघा वाले, वो तो 10, 20, 50 बीघा पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि चलो इस बार ड्रैगन फ्रूट कर लेते हैं, इस बार मशरूम कर लेते हैं, है ना, वो तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लेकिन जिनकी लैंड होल्डिंग ही बहुत कम है, 2 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा, अगर वो एक्सपेरिमेंट करने पे जाएंगे और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हुआ तो उनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लगातार चला आ रहा है, जिसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सल एग्रीकल्चर, कि हमारे बड़े बूढ़ों ने जो हमें सिखा दिया वही चल भी रहा है। शायद मैक्सिमम आप लोगों में से आप देख रहे होंगे कि जो आप लोगों के खेत होते हैं गांव में, जो शहर में भी रह रहे हैं, गांव में तो कभी गए होंगे, कि वही 2-3 फसलों का रोटेशन हमेशा चलता है। जैसे हमारे इधर चलता है, अगर हम वेस्ट यूपी हरियाणा की बात करें तो गन्ना गेहूं धान, गन्ना गेहूं धान, ठीक है, वही रोटेशन में चलता रहता है, हम नई चीजों को ट्राई नहीं करते। तो ये भी एक समस्या है कि हम नई चीजों को ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं, जिससे जो इनकम है या चीजें हैं वो नहीं बदल रही, तो ये प्रॉब्लम या इशू है। तो ऐसे आप यूनिक इश्यूज या यूनिक प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अदर देन कि वही घिसी पिटी चीज। समझे?
ये चीजें बहुत लंबे समय तक सोचने से आती है, आप टॉपिक टू टॉपिक चलोगे तो आप लोगों को आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार में एक चीज में सीख जाओगे, टॉपिक टू टॉपिक ये चीजें सीखी जाएंगी। ये भी नहीं है कि मैं आपको एग्रीकल्चर सिखा दूं, एग्रीकल्चर के ऊपर 10 लेक्चर ले दूं, 1 लेक्चर ले दूं 10 घंटे का, नहीं, तब भी नहीं आएंगी। जब भी हर बार डिमांड बदलेगी क्वेश्चन की, आपको सीखना पड़ेगा कि नए टॉपिक की डिमांड क्या थी। तो प्रॉब्लम्स हो गए। तो इम्पैक्ट क्या है इसका एग्रीकल्चर इन इंडिया का? तो आप बताओ कि इम्पैक्ट है इसका बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी पे, इम्पैक्ट है इसका ट्रेड पे। तो ये इसके इम्पैक्ट है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, नहीं है, ट्रेड कर पा रहे हैं, जीडीपी में कितना योगदान है, डेवलप्ड कंट्री बनने में कितना योगदान है, इम्पैक्ट कितना बड़ा है एग्रीकल्चर का पड़ेगा, आपको 2-4 चीजें यहाँ पे। फिर हाउ गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द सिचुएशन। जैसे प्रॉब्लम में आप एक प्रॉब्लम लिखोगे, जो सभी आप लोग मैक्सिमम लोग लिखते ही हो, लो इनकम ऑफ फार्मर। क्योंकि हमारे यहाँ फार्मिंग देखी जाती है कि जब कोई कुछ नहीं करता तो खेती करता है। ठीक है, बचपन से हमें भी सिखाया जाता है, हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, दादा दादी सब क्या बोलते हैं, पढ़ लिख ले नहीं तो खेती करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारे यहाँ उसे देखा जाता है कि एक गुजारे की चीज है कि वो कुछ ना कर पाया तो खेती करेगा, यानी कि वो बिजनेस नहीं है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर क्या है, बिजनेस। तो हाउ गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द सिचुएशन, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम जो क्रिएट की थी उसी के सोल्यूशन गवर्नमेंट के आप बताएंगे कि लो इनकम है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर। हाउ, एग्जांपल देके बताएंगे हाउ। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे आएंगी गवर्नमेंट स्कीम एंड एफर्ट। गवर्नमेंट स्कीम एंड एफर्ट जो आपने उस टॉपिक को पर्टिकुलरली पढ़े हो, वो यहाँ पे आएंगे कि हाउ गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द सिचुएशन। समझे बंधु? अब इसके बाद आ गया आपका कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। बताओ क्या आएगा भैया, कंक्लूजन आएगा या वे फॉरवर्ड आएगा? वे फॉरवर्ड आएगा सर। वे फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो आगे हमें बढ़ानी है और बेहतर करनी है, ना कि निपटानी है। तो कंक्लूजन कहाँ आता है, जहां हमें चीजें निपटानी हो, और वे फॉरवर्ड कहाँ आता है, जहां चीजें हमें आगे बढ़ानी हो और बेहतर तरीके से। तो ये हमें निपटाना तो नहीं है इंडिया में, ये निपटेगा तो हम नहीं बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें आगे और बेहतर तरीके से बढ़ानी है और हमें देना है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में यू कैन यूज योर ओन आइडियाज एंड वर्ड कि हम आगे और बेहतर क्या करें। आपके खुद के सजेशन, आपके खुद के आइडियाज आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट 2-3 लाइनें जो आपको बीच बीच में डालनी ही है कि हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें, कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा ना जाए, ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज्यादा नेगेटिव, एक बैलेंस्ड अप्रोच आप लोगों को रखनी है, क्योंकि कंक्लूजन हो या वे फॉरवर्ड हमेशा बैलेंस्ड ही होता है। समझे? हुआ क्लियर? जैसे कि आप अगर कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन आप दे रहे हैं, तो वो हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट ओरिएंटेड ना हो, यानी कि आप ये ना कह दें कि गवर्नमेंट ही करेगी जो करेगी। आप हमेशा वर्ड्स का इस्तेमाल करें, सोसाइटी, गवर्नमेंट, दोनों को साथ में काम करना चाहिए। लोग और सरकार साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही काम होगा। तो बिल्कुल लोगों पे भी ना थोप दें और बिल्कुल गवर्नमेंट पे भी ना थोप दें। तो हमेशा ऐसे सोल्यूशन का इस्तेमाल करें कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लोगों को साथ देना होगा। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, लेकिन लोगों को अडेप्ट करनी होगी। समझे? तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हम उसमें हमेशा रखेंगे, चाहे वो कंक्लूजन हो या वे फॉरवर्ड। ये टॉपिक टू टॉपिक समझ में आएगा। अभी केवल मैं एक बहुत मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मैं आपको जितना ऐसे पे पढ़ा सकता हूँ उसका 0.0001% भी मैंने नहीं पढ़ाया, जितना मैं आप लोगों को ऐसे पे पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी की समय की डिमांड यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वो 400 वर्ड लिखना सीखें।
इस बार तो हो सकता है कि उसमें और वर्ड लिमिट कम हो जाए क्योंकि आपकी मार्किंग कम हो गई है इस बार। जो ऐसे आपका 30 का आता था इस बार 20 का आ रहा है ना, तो हो सकता है कि वो आपका वो भी सीएपीएफ की तरह 300 शब्दों का ही रह जाए, तो हो सकता है उसके वर्ड लिमिट भी कम हो जाए। तो हमें कम से कम शब्दों में करना है। तो भैया समझे? अब देखो हमने क्या बताया, वापस आओ। हमने पहली चीज बताई टॉपिक क्या है, दूसरा बताया क्यों है, तीसरा बताया अभी के हालात, चौथा बताया अभी के हालात बने कैसे, पांचवा बताया अभी के हालात के साथ समस्या क्या है, फिर छठा बताया अभी के हालात कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, फिर हमने बताया अभी के हालात सरकार कैसे संभाल रही है, और आगे क्या किया जा सकता है। हमने क्या चीजें बता दी, 7-8 चीजें बता दी। क्या कोई भी आज तक रह गया? रह गया कोई भी? क्या ये 360 कवर हुआ टॉपिक? अरे भैया समस्या आ गई, समाधान आ गए, अभी की सिचुएशन क्या है वो आ गई, हिस्टोरिकल क्या थी वो आ गई, अभी क्या घटना घटित हुई वो भी आ गया, आगे क्या किया जा सकता है वो भी आ गया, सब बता दिया हमने। 360 कवर हो गया। अब ध्यान से पढ़ो, क्या इसमें से मैं कोई भी चीज ऊपर नीचे कर सकता हूं? कोई भी? यानी कि मैं समस्या से पहले समाधान लिख दूं, चल जाएगा? अच्छा, समाधान से पहले अपने समाधान लिख दूं, सरकार के समाधान से पहले क्या आगे क्या किया जा सकता है वो बता दूं? पहले वो तो बताना पड़ेगा ना अभी क्या कर रहे हैं, या पहले वो बता दूं कि हम क्या करेंगे, चल जाएगा? सर यही फ्लो है। एग्जैक्टली चीजें एक के बाद एक आती हैं ताकि उनका मतलब बना रहे, क्योंकि अगर ये क्रम टूटे, अगर ये फ्लो टूटे, चीजों का मतलब खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि उत्तर जो है वो प्रश्न का अस्तित्व समाप्त कर देता है। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं रहता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी चीज ऊपर नीचे करूं तो अगले पैराग्राफ का या अगले कंटेक्स्ट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं समाधान पहले दे दूंगा तो समस्याओं का मतलब नहीं रहेगा। इसे ही हम फ्लो कहते हैं। और ये फ्लो जब आप फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट बन जाता है कि कहां क्या लिखना है, समझे? अरे आया समझ में? हाँ ना कुछ तो करो। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीज आप लोगों ने सीख ली, बस एक चीज और ऐड करनी है, हाउ टू लिंक दीज पैराग्राफ्स विद ईच अदर। कि ऐसा ना लगे कि आपका एक पैराग्राफ खत्म हुआ और फिर दूसरा शुरू हो गया, कहीं का कहीं
कि आपने लिख रहे थे ए बी सी डी ई एफ जी, जी आते पैराग्राफ खत्म हुआ और अगले पैराग्राफ में शुरू हो गया ऐसे अनार ऐसे आम। समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, कहाँ ट्रांसलेशन बीच में चला गया, उनको पता नहीं चला क्या हो गया बीच में। तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए पैराग्राफ टू पैराग्राफ, और ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अरे पेज ही खत्म हो गया, यहाँ कर लें, इसे हटा देते हैं। हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीजों का जो मकसद होगा वो एक ही होगा, जिसे हम कहेंगे क्रियोसिटी। यानी कि हम हर पैराग्राफ की लाइन में, अंतिम पंक्ति में, लास्ट लाइन में क्रियोसिटी जनरेट करेंगे उस चीज की जिसका हम आंसर करने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। समझे? जैसे मैं अभी के हालात पे बात कर रहा हूं कि करंट सिचुएशन क्या है, अभी के हालात क्या है, तो मैं खत्म करते करते कहूंगा कि ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, इन्हें पैदा करने में बहुत सारे फैक्टर्स का या बहुत सारी समस्याओं का बहुत लंबे समय तक योगदान रहा है। और नेक्स्ट में शुरू करूंगा कि वो कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन से इश्यूज थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे। और जब वो फैक्टर्स खत्म मैं कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि इन सभी ने मिलकर के एक ऐसी जटिल समस्या उत्पन्न कर दी है जिसका इम्पैक्ट हमारे पूरे देश पर सदियों सदियों तक पड़ेगा। और अगले में मैं शुरू करूंगा क्या इम्पैक्ट है। यानी कि एक कंटेक्स्ट में हमेशा लास्ट लाइन में दूंगा कि मैं अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में क्या लिखने वाला हूं। तो इससे कुछ भी आउट ऑफ फ्लो नहीं होगा। यानी हम लास्ट लाइन हमेशा क्रियोसिटी दे के जाएंगे कि भाई अगला भी पढ़ो। कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि एक अच्छा निबंध वो होता है कि पढ़ने वाले की चाय ठंडी हो जाए। मतलब समझते हो इस बात का कि अगर वो चाय का कप लेके बैठा और आपका आंसर लिखना शुरू कर दिया, आपका आंसर पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो अपनी चाय भूल जाए, पहले आपका आंसर खत्म करे, पहले आपका ऐसे खत्म करे। यानी कि वो क्रियोसिटी से लगातार बनी रहे कि आगे क्या लिखेगा, आगे क्या है। वो बीच में ना छोड़े कि अरे यहाँ से बाद में पढ़ लूंगा, पहले चाय। नहीं, वो आपका फिर पढ़ के ही हटे एक बार में ही। तो वो क्रियोसिटी लगातार बनी रहनी चाहिए कि आप आगे क्या लिखोगे, आप आगे क्या लिखोगे। और 360 कवर होना चाहिए। तो क्या ये एक्सप्लेनेटरी है? एक्सप्लेनेटरी है। क्या ये फ्लो में है, सारे क्वेश्चन के आंसर करता है? हाँ, ये करता है। क्लियर हुआ? अब एक इस सारी बात का निचोड़ दो लाइनों में। ऐसे ऐसे लिखा जाता है कि उसे पढ़ने से पहले अगर उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर किसी को बिल्कुल जानकारी ना हो, तो आपके ऐसे पढ़ने के बाद उसे भी उतनी जानकारी हो जितनी आपको है। समझे? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ऐसे लिखिए, और वो ऐसे किसी एक बहुत कम पढ़े लिखे मजदूर या रिक्शा वाला को मैं पढ़ाऊं, तो उसे भी उस टॉपिक पे उतनी ही जानकारी हो जितनी आपको थी आपका ऐसे पढ़ने के बाद। और वो इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ हो कि उसे कोई भी समझ पाए, यानी एक्सप्लेनेटरी। समझ गए बंधु? बहुत बढ़िया। तो ये मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे का लगभग 0.1% मैंने पढ़ा दिया, जो आगे क्लियर होगा धीरे 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 टॉपिक्स के साथ। ऑल गुड? बहुत बढ़िया। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं और आप लोगों के डाउट्स लेने शुरू करता हूं।